जय हिंद दोस्तों। आज हम 23 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 22 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स हैं डी और डी। ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। अभी से ना मैंने डिसाइड किया है 2-3 दिन से कि जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो PYQ ही दूंगा। बट हाँ, डेफिनेटली वो मैंने आपको समझा दिया होगा तो आप अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे। तो प्रीलिम्स बेस्ड जो दिए हैं वो भी सारे PYQ है और मेंस बेस्ड है वो भी PYQ है। जिस दिन पॉसिबल नहीं होगा PYQ से कनेक्शन मरवाना तब हम नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना नया मिशन लॉन्च किया है, करने वाले हैं 2028 में लॉन्च होगा राइज मिशन। इसका मेन फोकस क्या रहेगा कि स्पेस सेक्टर के अंदर, स्पेस के अंदर हम सर्कुलर इकोनॉमी लेके आ जाए। इसका मतलब क्या है भाई? तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, है जो मिनिमाइज वेस्ट और मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी की बात करता है। मतलब कि स्पेस के अंदर जो भी हम वेस्ट इकट्ठा करते जा रहे हैं, जो स्पेस डेब्रीज हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसको हम हटाएंगे और जो भी हम नया अगर लॉन्च करते हैं उसका मैक्सिमम एफिशिएंट यूज करेंगे। इन शॉर्ट, स्पेस को खराब नहीं करना है। ठीक है, यही मेन गोल है। और जो ऑलरेडी अवेलेबल कचरा है वहां पे, उसको हमें हटाना है। दैट्स इट। ओके, तो ये देखो राइज मिशन क्या कर रहा है। एक तो डेब्रीज को हटा रहा है, दूसरा क्या है कि जो सैटेलाइट ऑलरेडी वहां पे काम कर रही है उसको रिफ्यूलिंग करना, फिर से उसमें फ्यूल भरना, या फिर रिफर्बिशमेंट करना। मतलब कि अगर कुछ दिक्कत आ गई है तो उसको लेके आना, ठीक करना और वरी से यूज कर लेना। ठीक है, सेकेंड हैंड टाइप रिफर्बिशमेंट। फिर असेंबली करना, कि समझ लीजिए कि कोई पार्ट्स पड़े हुए हैं स्पेस में, घूम रहे हैं ऑर्बिट में, उन्हें एक साथ जोड़ना है, असेंबल करना है, तो भी हम कर पाते हैं। तो ये सब राइज मिशन के पार्ट हैं। तो आप ओवरऑल समझ गए, ठीक है, कि कैसे ये मैक्सिमम एफिशिएंटली काम करेगा और डेब्रीज को रिमूव करेगा। याद आपको क्या रखना है? राइज मिशन एक तो किसका है, ठीक है, और दूसरा इसका काम क्या है। दैट्स इट। ओके, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक और चीज जाननी है जिसको हम स्टैटिक से कवर करेंगे। देखो, राइज में इधर लिखा हुआ है कि ये जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड होगा ना, वहां तक भी काम करेगा। ये जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड क्या है भाई? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के यहाँ पे जो भी सैटेलाइट अपना मिशन खत्म हो जाता है उसके बाद ऐसे ही पड़ी होती है, उसको हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं। बट सैटेलाइट का ग्रेवयार्ड, जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड, की सैटेलाइट्स जहाँ पे पार्क्ड हुई पड़ी है आफ्टर कंप्लीटिंग और एंड ऑफ देयर मिशन। ओके, तो ये यहाँ पे भी पहुंच के उन्हें वरी से रिफर्बिश कर सकता है। ठीक है, ओके। अब ये जियो स्टेशनरी बात कर रहे हैं, ये क्या है भाई? ये यूपीएससी का PYQ है और तकरीबन ना 4 से 5 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, पर पूछा गया है। तो चलिए एकदम होलिस्टिकली देख लेते हैं कि ये जियो स्टेशनरी, ये सब ऑर्बिट क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्बिट देख लेते हैं। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये जैसे कि सन है, ठीक है, सन के आजू बाजू सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जैसे कि ये भाई मर्क्यूरी यहाँ पे घूम रहा है, फिर उसके यहाँ पे देखोगे तो वीनस घूम रहा है। तो ये जो जिस रोड पे घूम रहे हैं ना, जिस पैथ पे घूम रहे हैं, उस पैथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। मतलब ये जो लाइन है उनके घूमने की, वो ऑर्बिट है उनकी। वैसे हर एक स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी ऑर्बिट होती है सेम। वैसे अर्थ की भी ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट को हम किस किस कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, किस किस टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं? तो सबसे पहले ऑर्बिट देख लेते हैं एल्टीट्यूड बेस्ड, मतलब कि ऊंचाई के बेस्ड। तो देखो, अर्थ से आप 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जाओगे तो आपको जो ऑर्बिट मिलेगी, तो मतलब जो ऑर्बिट है ये पहली, उसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। ठीक है, लोअर ऑर्बिट लियो। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे जाते हैं तो लियो मिलता है हमें। फिर 1000 से और दूर चले जाओ, अब 35,786 786 तक पहुंच जाओ, तो आपको जो मिलता है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। भाई ये मीडियम है हमारा, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ओके, और जब 35,786 की भी आप ऊपर चले जाओगे, मतलब प्लस, तो आपको जो ऑर्बिट चालू हो जाएगा, ये ऑर्बिट, वो है हमारा हीओ, हाई अर्थ ऑर्बिट। ओके, तो ऊंचाई के ऊपर आपने देख लिया, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है भाई? तो ऑलरेडी इंडिया का चल रहा है रीसेट। ये R4 रडार है, तो रडार बेस ये काम करता है, अर्थ को सर्वेलेंस करने में ये हमारी हेल्प करता है, और ये लियो पे काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल मिल गया कि यस, लियो में सैटेलाइट हमने रखी हुई है। फिर मियो में देखते हैं, मीडियम अर्थ में, तो ग्लोनस है, फिर गैलीलियो भी है, गैलीलियो। ये क्या है? तो यूरोप, और ये ग्लोनस सबसे पहले, तो ग्लोनस रशिया की सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट जैसे हम GPS काम करते हैं ना,
रोड वगैरह में जीपीएस, वैसे ही ग्लोनस रशिया का है, सेम उसको वही काम है उसका भी। फिर ये जो गैलीलियो है वो सेम जीपीएस बेस्ड, जीपीएस के जैसा ही है बट यूरोप का है। ओके, तो ये हमने मियो में रखे हुए हैं, अगेन एग्जांपल। फिर है हाई अर्थ ऑर्बिट में तो जी सेट हमारा, जो हम ये टीवी वीवी वगैरह देखते हैं ये सब काम करता है जी सेट। ये दोनों इंडिया के, हाँ ये भी इंडिया का है और ये भी इंडिया का है। तो ये हमने हाई अर्थ ऑर्बिट में रखा हुआ है। ओके, तो एल्टीट्यूड बेस्ड आपको पता चल गया कौन से ऑर्बिट होते हैं। दूसरे देखते हैं डायरेक्शन बेस्ड। तो देखो जिस लाइन में अर्थ घूम रही है, मतलब अर्थ ऐसे घूमती है हमारी ऐसे, तो उसी तरीके से अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है सेम एज अर्थ, मतलब अर्थ जब लेफ्ट से राइट जा रही है तो ये भी लेफ्ट से राइट जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेड, सेम एज अर्थ की डायरेक्शन। और अगर उल्टा जा रही है कि भाई अर्थ ऐसे जा रही थी बट ये वाला ऐसे जा रहा है उल्टा, तो उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेड। ओके, बढ़िया। अभी देखो तीसरी टाइप के हमारे होते हैं फंक्शनलिटी बेस्ड, कि फंक्शन कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं उसके तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखो नाम में ही क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे जो रुक जाता हो वो होता है स्टेशनरी। ओके, तो देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कुछ ऐसा होता है, कायदे से रुकता नहीं है बट ऐसा दिखता है। क्यों? सबसे पहले हम किस जगह पे लॉन्च करते हैं इसको, तो एकदम इक्वेटर के लाइन में लॉन्च करते हैं, कि ये अर्थ है हमारा, इक्वेटर 0 डिग्री, यहीं पे ये लॉन्च होती है सैटेलाइट, इक्वेटर के यहाँ पे। और भाई जितनी स्पीड में अर्थ घूम रही होती है, अर्थ पूरा एक राउंड लगाने में 24 घंटे लेती है, राइट। सेम, तो ये जो हमारी सैटेलाइट भी है ना, ये जियो स्टेशनरी पे हमने रखी हुई, वो भी 24 घंटे लेती है। तो इसका मतलब क्या होता क्या है कायदे से, कि समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे रखी थी सैटेलाइट, अभी अर्थ जितनी स्पीड से घूम रही है सैटेलाइट भी सेम ही घूम रही है, तो इससे होगा क्या, ये सैटेलाइट एक ही जगह पे रहेगी। इट जस्ट लाइक कि भाई मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरी बाइक 10 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, मेरा दोस्त मेरे बाजू में चल रहा है, उसकी भी 10 किलोमीटर से चल रही है। हालांकि हम दोनों आगे तो बढ़ रहे हैं बट हम दोनों हमेशा एक ही साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो यही इसी की वजह से जियो स्टेशनरी सेम पोजिशन पे ही रहती है और हमें ऐसा लगता है कि ये जैसे रुकी हुई है। गॉट इट, दोनों एक स्पीड से चलती है और एक ही जगह एक ही ऑर्बिट पे चल रही है, इसलिए हमें ये रुकी हुई जैसी लगती है, जिसलिए इसीलिए हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और देखो एक ही जगह पे ये मेजर कर सकती है ना, क्योंकि दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो हमेशा मैं इसका एक बाजू ही देख सकता हूँ। तो यस, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है ना इस एरियाज में, वो हमेशा किसी एक एरिया पे ही मेजर करने के लिए होती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए होती है। और देखो ये अगर एक ही जगह पे रह रही है तो आप क्या बोलते हो, हमें कौन सी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करनी चाहिए? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्योंकि एक ही जगह पे हमें वो काम है ना, तो यूजुअली जियो स्टेशनरी में कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। ग्रेट, अभी पोलर ऑर्बिट देख लेते हैं। तो भाई जो पोल से पोल चलता है जो सैटेलाइट, उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। इसका काम क्या है कि भाई अर्थ ये 0 डिग्री इक्वेटर हमारा, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल भागता जाएगा और ये बहुत तेज जाता है, ठीक है। ये ना अर्थ को पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 14 बार, जब तक मुझे याद है ना, 14 बार पूरा सर्कल मार लेती है। मतलब 24 घंटे खत्म होंगे उतने देर में ये अर्थ को ऐसे 14 बार काट चुकी होगी। तो बढ़िया है भाई। अभी आप मुझे बताइए अगर इतना तेज चल रही है तो ये सैटेलाइट हम क्या यूज करने के लिए लेते होंगे? अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, राइट, कि अर्थ के जियोग्राफी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं एसेट्रा। ऐसा भी एक ऐसा एक है भी सैटेलाइट निसार। निसार सैटेलाइट इसरो और नासा वाले साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं और वो पोलर ऑर्बिट में ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसका मेन काम क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, इंडिया, आजू बाजू वाले सब रीजन को ऑब्जर्व करना, ठीक है। ओके, अभी देखो तीसरा है, ये थोड़ा सा समझना है आपको ध्यान से, ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। मैंने लिखा नहीं है यार यहाँ पे, हाँ नहीं लिखा है, ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। देखो इसको ध्यान से थोड़ा समझना। इन शॉर्ट हमने देखा था ना कि इक्वेटर पे ही चल रही थी अपनी जियो स्टेशनरी। ये क्या करता है, ये इक्वेटर पे नहीं चलता बट ये टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, कि समझ लीजिए कि दिन के एक राउंड इसने ऐसे लगाया कि अर्थ कैसे नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जैसे लगाया, तो अब दूसरा राउंड वो ऐसे लगा रहा है, अपनी ऑर्बिट वो चेंज करता रहता है, ठीक है। इसलिए ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और ये धीरे धीरे बदलता है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऐसे घूम रही है, यहाँ पे ऐसे ये घूम रहा है सैटेलाइट,
अभी हो सकता है कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आता रहे, ऐसे घूमे, फिर वही ऐसे लगाए, फिर ऐसे लगाए। आर यू गेटिंग राइट व्हाट आई एम सेइंग? ये हल्का हल्का ना वेव ही होगा, कि ऐसे घूम रहा था, फिर वही ऐसे घूमने लगेगा, फिर ऐसे घूमने लगेगा। तो हल्का हल्का वेव ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि टोटल इसका पैथ क्या फॉलो होता है। तो ये ऐसे फॉलो करता है, ये 8 शेप में पैथ फॉलो करता है, कि टेढ़ा मेढ़ा होते होते घूमता है। इट जस्ट लाइक ये वेव चल रही है ना, ये डाउन गया, ये ऊपर गया, ये डाउन गया, ये ऊपर गया, इस तरीके से ये घूमेगा। ठीक है, तो ये हमारा जियो सिंक्रोनस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी ये हो गया। अभी देखो, ये जियो सिंक्रोनस और ये जियो स्टेशनरी के बीच में जो एंगल बनेगा ना, काम का नहीं है, ऐसे ही जान लीजिए, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि दोनों के बीच में इन शॉर्ट गैप कितना आ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ओके। अभी लास्ट ऑर्बिट हम देख लेते हैं, जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये है तो जियो स्टेशनरी ही, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ऑर्बिट ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफर ऑर्बिट। तो यस, देख लीजिए क्या है, ये समझ लीजिए अर्थ की ऑर्बिट है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की है, यहाँ पे मैंने सैटेलाइट लॉन्च की। अब ये सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही है, ये आगे 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 पहुंच रही है, और यहाँ पे पहुंचती है ना, तो यहाँ पे उसकी, और समझ लीजिए कि ये जो ऑर्बिट है ये सन की ऑर्बिट है, तो ये सन की ऑर्बिट से एकदम पास में पहुंच गई। अभी बस यहाँ पे नीचे बैठे बैठे साइंटिस्ट जब एकदम नजदीक पहुंच जाएगी ना, तब ये सैटेलाइट को इग्नाइट करेंगे, मतलब फ्यूल देंगे, और इसकी ऑर्बिट चेंज करवा देंगे। एक और तरीके से समझ लीजिए, आपको पूरा हमारा मंगलयान भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे घूमती घूमती जब ये एकदम दूसरी ऑर्बिट के नजदीक आई ना, तब हमने इग्नाइट किया और ये ऑर्बिट बदल दी, फिर अगेन घूमने दिया एक राउंड पूरा, और जब एकदम नजदीक आया तो अगेन हमने ऑर्बिट बदल ली, अगेन राउंड घूमने दिया और दूसरी ऑर्बिट नजदीक आए तो हमने ऑर्बिट बदल ली। तो इसमें जब हम दूसरी बाजू वाली ऑर्बिट से एकदम नजदीक जाएंगे ना, तब हम इग्नाइट करेंगे और ऑर्बिट बदल लेंगे। तो आप बोलिए क्या हर जगह पे नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑर्बिट जो होती है ना, उसका शेप कुछ इलिप्टिकल होता है, एकदम गोल नहीं होता है, कि एक बाजू से लंबी है और एक बाजू से थोड़ी दूर जा रही है, ऐसे ऑर्बिट होती है। ठीक है, इसलिए जो नजदीक वाला एरिया होता है ना, उसको हम टारगेट करते हैं और ऑर्बिट चेंज करवा लेते हैं। इट इज जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, अब लास्ट समझ लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। ये ऐसी ऑर्बिट है जहां पे स्पेस में रहे दो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी। समझ लीजिए हम वो टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, एक दूसरे सामने रस्सी खींचते हैं, यहाँ पे ए ग्रुप, यहाँ पे बी ग्रुप, और बीच में सेंटर, और यहाँ से रस्सी खींची जाएगी, यहाँ से रस्सी खींची जाएगी। समझ लीजिए ए और बी दोनों इक्वल पावर के हैं, तो ये रस्सी कहाँ रहेगी? उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा सेम जगह पे ही रहेगा ना, हिल ही नहीं पाएगा। सेम ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ना स्पेस के अंदर, लैग्रेंज, वो भी सेम है, कि जहाँ ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे सन का और अर्थ का या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो, उसके भी लैग्रेंज पॉइंट हो सकते हैं, उन दोनों का फोर्स इक्वल हो जाता है। दैट्स इट। मतलब इससे फायदा क्या है कि इस पॉइंट पे अगर आपने रख दिया तो वो सैटेलाइट आपकी स्टेबल रहेगी, किसी भी एक बाजू झुकेगी नहीं, स्टेबल रहेगी। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है? तो 5 पॉइंट है हमारे पास। L1, फिर L1 के राइट बाजू जाइए L2, फिर एकदम लेफ्ट बाजू चले जाइए 3, और फिर ऊपर नीचे 4 5, मतलब कि 1 2 3 4 5। इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना, आपको काम आएगा लिखने में भी। तो लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहां पे दो स्पेस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी एक हो जाती है, फोर्स एक हो जाती है। और इस ऑर्बिट को, मतलब ये जो पॉइंट पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिट है उसको हम हेलो ऑर्बिट भी बोलते हैं, या फिर लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हेलो ऑर्बिट भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेट। चलिए आप पूरा का पूरा समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता इससे आगे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी आ भी सकता है। और हाँ यार, एक ना हल्का सा पॉइंट मेरा बताना रह गया, कि मैं सिंक्रोनस जो बोला, ये सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस मतलब जो अर्थ की स्पीड है उसी की स्पीड में घूमना, उसके सिंक करके घूमना, सिंक कि दोनों एक जैसे, उसको सिंक्रोनस बोलते हैं। तो ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो भी अर्थ की स्पीड से ही घूमती है, और ये जियो स्टेशनरी है वो भी अर्थ की स्पीड से ही घूमती है। तो उसका मतलब क्या कि ये जियो स्टेशनरी भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का पार्ट है? तो यस है।
जियो स्टेशनरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। सिंक मतलब क्या है, जो अर्थ की स्पीड से ही घूमेगा वो। दैट्स इट, ठीक है। ओके दैट्स इट। अभी दूसरी न्यूज कवर करते हैं हम। अगेन देखो ये भी बड़ी न्यूज है, इसमें भी टाइम जाएगा, बट हाँ आपको मैं क्लियर पूरा करवा दूंगा कि रिसेंटली क्या बोला है, ग्रेप स्टेज 2 प्रोग्राम हमें चालू कर देना चाहिए दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर। कौन बोला है? तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है चलिए समझा देते हैं। सबसे पहले ग्रेप क्या है भाई? तो ग्रेडेड एक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप दिल्ली और उसके आजू बाजू एरियाज के लिए हमने लिया है, जिसके लिए हम इस रीजन में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। दैट्स इट। और इसके अंदर हमने स्टेजेस रखे हैं 1 2 3 4। 1 स्टेज मतलब कि जब पॉल्यूशन की कैटेगरी 200 से 300 तक हो जाए तो स्टेज 1 में आप काम करना, 300 से 400 हो जाए तो स्टेज 2, 400 से 450, स्टेज 3 450 से प्लस हो जाए तो स्टेज 4। मतलब आपकी एकदम क्वालिटी बढ़नी चाहिए। क्वालिटी मतलब आपके काम करने की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एयर क्वालिटी एकदम खराब हो जा रही है। स्टेज 1 में पुअर थी, फिर वेरी पुअर, फिर सीवर, और फिर सीवर प्लस, मतलब बहुत ही खराब। आपको मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी दिख रही है। सबसे पहले तो कौन से एलिमेंट्स देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में? तो 8 तरह की गैसेस हम देखते हैं, पॉल्यूटेंट्स देखते हैं, सॉरी। दो है PM 2.5 और PM 10। ओके। फिर है NO2 और SO2। फिर है COO3। और एट लास्ट एमोनिया और लेड। ये लेड है, ठीक है, PB मतलब लेड, और ये है अमोनिया। बस ये 8 को हमें देखना है, और ये 8 पे ही हम डिसाइड करते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी है। ध्यान का रखना है, इसके अंदर CO2 नहीं आता। याद आप कैसे रखोगे थे? तो 3 ग्रुप बना दीजिए इसके। एक तो PM वाला तो आपको पता ही है, दूसरा एक ये ग्रुप बना दीजिए, और फिर लेड और अमोनिया का एक अलग से ग्रुप बना दीजिए। दैट्स इट। ये PYQ में पूछा गया है, तो ध्यान से, ठीक है। और फिर इसी को मेजर करने के लिए हमने बॉडी बनाई हुई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। किस एक्ट के थ्रू? तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021, सेम टू सेम नेम। ओके देखिए यहाँ पे एयर क्वालिटी दिखेगी। आपको अगर खुद की जाननी है तो क्या करो, अपनी लोकेशन देख लो गूगल में, उधर का वेदर देखो, और वेदर के आप एकदम स्क्रॉल करके करते नीचे चले जाओगे ना, वहां पे लिखा ही होगा AQI। अब देख लेना अपनी क्वालिटी आपको दिख जाएगी। हमारे यहाँ पे कितनी चल रही है? तो भाई सेटिस्फैक्ट्री चल रही है, क्योंकि 58 आसपास चल रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब अच्छी चल रही है। दिल्ली के यहाँ पे अभी कितनी चल रही है? तो भाई वेरी पुअर और पुअर, ये 2 एरियाज यही चल रही है। ये कितना खराब होता है कि उधर आप सिर्फ निकलोगे ना तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, रेस्पिरेटरी इलनेस आपको आ सकती है अगर आप ज्यादा देर तक बाहर रहते हो, तो ये बहुत बुरी बात है, राइट। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। हाँ ये भी देख लिया। ये स्टेज 2 आया तो हम क्या करेंगे? बैन ऑन यूज ऑफ कोल, फायरवुड, डीजल जनरेटर्स, इन सब के ऊपर बैन लग जाएगा, एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशन में चल सकता है। अभी भाई दिल्ली की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, PYQ में, मेंस में आया था। यही मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं समझा भी देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम पूरा का पूरा देख लेंगे, आंसर जैसा ही देख लेंगे। नेचुरल रीजन कि नेचुरली क्या है, ऐसे ही दिल्ली होना चाहिए ऐसा। तो भाई दिल्ली लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब क्या कि इसके पास कोई भी समंदर है नहीं आजू बाजू। अगर देखो समंदर या ओशन होता ना तो क्या होता, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आती रहती, तो उससे उसकी एयर क्वालिटी सीधी होती रहती, उसके जो पॉल्यूटेंट है वो समंदर की ओर चले जाते। बट यहाँ पे तो है नहीं, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। कोई लैंड ब्रीज सी ब्रीज नहीं होने वाली है। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है? तो भाई जो हवाएं लैंड से लेकर समंदर तक जाएं, पानी तक जाए, उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। और जो पानी से होकर जमीन तक आए उसको बोलते हैं हम सी ब्रीज। दैट्स इट। इससे देखो पूरा का पूरा आपका साइकिल बन जाएगा, और आपका अगर पॉल्यूशन है तो हल्का फुल्का ठीक हो जाएगा। बट दिल्ली में नहीं है पानी, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एक ये रीजन हो गया कि भाई ये लैंडलॉक है। दूसरा, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स आती है। तो देखो ये इंडिया है, यूजुअली जब बारिश आती है तब कौन सी विंड होती है? साउथ वेस्टर्न होती है, ऐसे बारिश आती है। बट अक्टूबर नवंबर वाला टाइम पीरियड आता है ना, तब इसकी विंड पैटर्न चेंज हो जाती है। तब हमारी विंड आ रही होती है इस डायरेक्शन से, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया से विंड आ रही होती है। तो ये विंड होती है थोड़ी बहुत धूल वाली, तो अगेन ये भी पॉल्यूशन करवाती है। फिर भाई टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है। ये रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। एक है लैंडलॉक्ड, फिर है हमारी
विंड, नॉर्थ वेस्टर्न विंड। फिर भाई टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है भाई? यूजुअली क्या होता है, ये जो हमारा सरफेस है अर्थ का वो वार्म होगा, फिर आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको कूल मिल जाएगा, मतलब हाइट जितना ऊपर जाओगे कूल हो जाएगा। उसके भी ऊपर जाओगे तो एरिया और भी कूलर हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब इसका उल्टा हो जाए, इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है? उल्टा, राइट? तो यस, यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे ना कूल टेम्परेचर रहेगा एकदम सरफेस के यहाँ पे, उसके ऊपर जाओगे तो आपको वार्म टेम्परेचर मिलेगा, और फिर उसके भी ऊपर जाओगे तो कूल टेम्परेचर मिल जाएगा, मतलब कूलर जो था वही का वही। इन दोनों के बीच में इन्वर्स हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये क्यों होता है भाई? ये देखो टॉपिक बड़ा हो जाएगा, पर ये भी मैं बता रहा था, फिर भी बता देता हूँ। इन शॉर्ट, रात जब आती है ठंडी के दिनों में, तो जो हमारा सरफेस है ना वो जल्दी कूल हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, बट उतनी जल्दी ऊपर का एरिया नहीं हो पाता है। बस ऊपर से बता रहा हूँ, ये लॉजिकली एकदम सही नहीं है, बाकी आपको देर लगेगी मुझे समझाने में। बस यही समझ लीजिए कि सरफेस ज्यादा कूल हो गया बट ऊपर का एरिया नहीं हो पाया, इसलिए टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। एक उसका एग्जांपल दे देता हूँ, चलिए छोटा सा आप रिलेट कर पाओ। ये माउंटेन है, ठीक है? माउंटेन में दिन में ये जो एरिया है ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है? तो ये वॉर रहे, ये रहेगा वार्म, और ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे जो आ रहा है नीचे वाला एरिया, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, तो ये रहेगा कोल्ड। और जो विंड है वो ठंडी से गर्म जगह पे जाती है, मतलब कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो आप अगर माउंटेन के एरिया में जाओगे ना तो आपको दिन में ऐसे विंड आते हुए दिखाई देंगे नीचे से ऊपर। ओके, अभी रात का सीन हो देख लेते हैं। रात में क्या होता है, अगेन सन चला जाता है ना, तो ये एरिया ऊपर वाला एरिया कंपेरेटिवली ज्यादा कूल हो जाता है, कंपेरेटिवली, ठीक है? और नीचे वाला एरिया कंपेरेटिवली ज्यादा वार्म हो जाता है, मतलब दोनों के कंपेयर में। तो अभी क्या होगा, विंड कैसे बहेगी? उल्टा, ऐसे। तो इसीलिए रात में अगर आप माउंटेन में जाओगे ना तो विंड ऐसे जा रही होगी, ये आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है? ये अभी यहाँ पे ये लो प्रेशर होगा और ये हाई प्रेशर होगा। तो देखो क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया ना टेम्परेचर इन्वर्जन, कि भाई कूल नीचे एरिया पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वार्म है, और उसके भी ऊपर जाएंगे तो कूलर मिलेगा। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन होने का एक रीजन है, ठीक है? फिर अगर लंबी रात होती है तो भी टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है, उसको भी चलो बता ही देता हूँ। कि आपका सरफेस है, रात बहुत लंबी और ठंडी की रात है, तो ये जो सरफेस है ना वो एकदम ही कूल हो जाएगा, मस्त कूल हो जाएगा। और अगेन अभी होगा क्या, कूल हो रहा है तो जो प्रेसिपिटेशन हो, सॉरी, जो कंडेंसेशन हो रहा था, जो बादल बनने का, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, नीचे के एरिया में ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ही बादल बन जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे का एरिया तो ज्यादा कूल रहा, बट उसके ऊपर का हल्का सा वार्म रहेगा, और अगेन सबसे ऊपर तो कूलर है ही है, ठीक है? इसके लिए जरूरी क्या है, तो लॉन्ग नाइट हो, जो जब टेम्परेचर आ रहा है तब लॉन्ग नाइट हो, और जो आपका स्काई हो ना वो क्लियर हो, क्योंकि अगर स्काई क्लियर नहीं होगा तो वो आने ही नहीं देगा ना रेज को। दैट्स इट। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं, ठीक है? तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है दिल्ली के एरिया में नेचुरली। चलो ये तीन रीजन बहुत है, इनफ है। अभी मैन मेड देख लेते हैं। मैन मेड में क्या है भाई, आपको 500 पता है कि व्हीक्यूलर इमिशन है, यहाँ पे देख लो इमिशन। फिर हम स्टबल बर्निंग करते हैं, वो तो आपको पता ही है, स्टबल बर्निंग। फिर वही कंस्ट्रक्शन करते हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से दिल्ली में कितना कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बनता है आपको भी पता है। तो ये सब मेन रीजन हो गए। अभी हमने इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, इनिशिएटिव गवर्नमेंट के, तो भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने बनाया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया है, फिर दिल्ली के लिए स्पेशल हम ग्रैप लेके आए हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, और फिर इन दोनों के लिए हमने पीएलआई स्कीम लेके आए हुए हैं। फिर भाई मोदी जी ने बोला भी है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो देर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस, इनिशिएटिव्स, ठीक है? ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये आप पूरा का पूरा समझ गए, ठीक है? यही ऊपर बताया हुआ है एयर क्वालिटी में, यही का यही है कि भाई हाई स्पीड विंड आती है, फार्म फील्ड में स्टबल बर्निंग, व्हीकुलर इमिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और भाई ये कमीशन है जो उसने
11 पॉइंट प्लान भी दिया हुआ है, उसमें हम सफर भी देखते हैं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, फिर पूसा बायो डीकम्पोज फार्मलैंड्स की जो तैयार है उसको भाई बायो डीकम्पोजर में जल्दी डीकम्पोज हो जाए। ठीक है, इतना काफी है। आप सोचिए 2 ही न्यूज में 25 मिनट लग गए हैं, और बाकी की न्यूज जो है अभी हम थोड़ी उड़ाएंगे जो इतनी काम की भी नहीं है। नीचे का देख लीजिए कि भाई IMF ने रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये उसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट है, हमें याद रखना है इसका नाम। इन शॉर्ट ये काम क्या करती है कि वर्ल्ड में इकोनॉमी कैसे चलेगी उसका ये प्रोजेक्शन करती है, दैट्स इट। अभी क्या इसने प्रोजेक्शन किया है कि ग्लोबल ग्रोथ 3.2% से बढ़ेगी हमारी, इंडिया की कितनी बढ़ेगी तो 6.5% से, ये IMF ने बोला है, अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। और हाँ, ये जो ना मैं आप देखोगे ना तो हाईलाइट बदल दिया है कि अभी जो प्रीलिम्स बेस आपको काम का रहता है ना वही मैं हाईलाइट करता हूँ, जिससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, मेंस बेस आप खुद सीख जाओगे। और भाई IMF ने बोला है कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या होता है, तो पॉलिसी को उस तरीके से मॉडिफाई करना जिससे सबको अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, ठीक है, इंक्लूजन हो जाए, दैट्स इट। ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम कैसे कर पाएंगे भाई, तो इन्फॉर्मेशन दीजिए सबको, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मिस परसेप्शन होता है, उसकी वजह से कई बार नहीं होता। फिर एंगेजमेंट बढ़ाइए, आप पीपल टू पीपल डायलॉग को बढ़ाइए, मिटिगेशन कीजिए कि अगर कोई अगर कोई आप इनिशिएटिव लेके आ रहे हो, किसी को उससे नुकसान हो रहा है तो उसको भी सॉल्व कीजिए, और फिर ट्रस्ट बढ़ा दीजिए, दैट्स इट। ओके चलिए, यही था, इसमें कुछ काम का नहीं है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो कब आती है, तो यूजुअली पब्लिश ट्वाइस ईयर, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने अगेन क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर भाई ये देख लीजिए ऊपर वाली न्यूज है की बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो भाई COP26 कोलंबिया जो हुई थी वहां पे ये बात हुई थी कि की बायोडाइवर्सिटी एरिया है ना, वहां पे बहुत सारे रिजर्व्स मिलते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, और इस तरीके से यहाँ पे माइनिंग होती रहती है, उसको हमें रोकने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है, दैट्स इट। अभी देखो की बायोडाइवर्सिटी एरिया नाम से ही पता चल रहा है, तो ये ऐसे एरिया है जो प्लानिट की ओवरऑल हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही जरूरी हो। की बायोडाइवर्सिटी एरिया डिसाइड कैसे होंगे कि ये की बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके 11 क्राइटेरिया है, उसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर कोई मैट करता है तो उसको हम की बायोडाइवर्सिटी एरिया कह सकते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है भाई, चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं की बायोडाइवर्सिटी एरिया, सबसे पहले तो रिसोर्सेज हैं, तो एक्सट्रैक्शन सबको चाहिए क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि निकल माइनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें निकल चाहिए। निकल क्या काम करता है, हम जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, एसएस स्टील जो हम बॉटल्स एसेटर सब यूज करते हैं बहुत सारी जगह पे, उसमें निकल मेजर कंपोनेंट है, उसके बिना स्टेनलेस स्टील नहीं बन सकता है। फिर अनप्रोटेक्टेड की बायोडाइवर्सिटी एरियाज वल्नरेबल हैं, उसको ऐसे ही बिगाड़ते जा रहे हैं लोग, ऑयल के लिए, गैस के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, एसेट्रा। रिकमेंडेशन क्या क्या बोली गई है भाई, जो इंडिजिनियस पीपल है उसको आप रिसोर्स थोड़े बहुत प्रोवाइड कीजिए, उसके साथ कोलैबोरेशन कीजिए और उसकी भी सॉवरेनिटी को हेल्प कीजिए। फिर वह इंप्लीमेंट कीजिए लीगल स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क बनाइए। फिर लिमिट ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन। ये की बायोडाइवर्सिटी एरिया के लिए हम क्या इनिशिएटिव लिए हुए हैं, तो भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया बाय IUCN 2016। ओके, क्या कुछ भी इसमें काम ना का था, नहीं काम का था, बस यही याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी एरिया क्या होते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और एक लाइन कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेज है तो उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, दैट्स इट। और हाँ यार, ये ऊपर छूट गया था, मैंने ये ऑर्बिट तो सब बता दिया आपको, उसके फायदे छूट गए थे कि सर्कुलर इकोनॉमी का भाई फायदा क्या होगा, तो स्पेस डिब्रीज कम हो जाएगी, कंजर्वेशन हम कर पाएंगे, कॉस्ट हम रिड्यूस कर देंगे डेफिनेटली, फास्टर डेवलपमेंट कर पाएंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये सब जो राइज जो हमारा इनिशिएटिव था मिशन, उसके चलते दिक्कत क्या क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है, सबके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, फंडिंग नहीं मिलती है, रेगुलेटरी चैलेंजेस भी है हमारे पास, ये सब नॉर्मल है, आपको पता है, ठीक है, मैं हाईलाइट भी नहीं किया हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, सॉरी स्पेस इकोनॉमी के लिए हमने क्या क्या किया है, एक तो ये राइज मिशन तो हो ही गया। फिर रिसेंटली हमने देखा था स्पेस एक्स ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया, वो होता है ना कि रॉकेट को वापस पकड़ लेंगे अर्थ के अंदर आता हुआ, फिर उसी को वरी से यूज करेंगे, मतलब एक बार जो रॉकेट ऊपर गया वो नीचे आएगा तो उसको ये कैच कर लेंगे, दैट्स इट। फिर इसरो कैच कैसे करेंगे, जहां से ये लॉन्च हुआ था ना, ये लॉन्च पैड जो उसका था, यहाँ से अगर लॉन्च हुआ था, ये जो वापस आएगा ना तो भी इसी के अंदर आएगा, एक बार ना वीडियो देख लेना। तो ये स्पेसएक्स ने बनाया हुआ है। इसरो ने क्या किया है, तो इसरो ने भी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेट की है, और डेब्रीज पीस फ्री स्पेस मिशन बाय 2030 इंडिया का एम है। ओके, ये छूट गया था यार, माफ करना, मुझे ध्यान नहीं रहा जल्दबाजी में, पर अभी कर लिया, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। IMF का हो गया, अभी है दिल्ली हाई कोर्ट का भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस वाला बात। तो देखो हुआ क्या था, विकीपीडिया ने INI न्यूज चैनल करके है,
उसको बोला था कि ये बायस्ड है और प्रोपेगेंडा फैलाती है। तो आईएनआई ने इसको चलते डिफेमेशन केस फाइल कर दिया कि भाई आप हमको ऐसा कैसे बोल सकते हो विकिपीडिया के सामने। अब ये डिफेमेशन केस फाइल किया ना, तो विकिपीडिया आईएनआई को और हमारे कोर्ट सिस्टम को प्रीजुडिश कर रहा था कि भाई ये सही नहीं है, कि ये हमारे खिलाफ ये गलत हो रहा है एसेट्रा, हमारी कोर्ट सिस्टम को बुरा बोल रहा था। तो इसीलिए कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोड भी उनके सामने फाइल कर दिया था। ठीक है, कि ये विकिपीडिया प्रीजुडिशियल हो रहा है, ऐसे ही कुछ जाने बिना जजमेंट सुना रहे हैं अपने एरियाज में। ओके, यही कहानी थी। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि विकिपीडिया और एएनआई का किस्सा कुछ हुआ था। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ये हमने देखा था 20 सितंबर वाली न्यूज में। अगर आपको देखना तो देख लेना। अभी देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है वो हम नीचे देख लेते हैं। चलिए, मैंने डाला ही हुआ है, ये आप ना अपनी लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने उसका फोटो ऐड किया हुआ है, आप चाहते हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, मैं नोट से बता देता हूँ। देखो, एच.एन. सन्याल कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन के थ्रू, एच.एन. सन्याल कमेटी की रिकमेंडेशन के थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनता है। इसके अंदर हमने दो कंटेम्प्ट को डिफाइन किया हुआ है, मतलब दो कंटेम्प्ट बताए हैं। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, सिविल क्या होता है, तो विलफुल डिसोबीडियंस करना या फिर विलफुल ब्रीच करना, जो कोर्ट ने बोला है उसकी बात को। ठीक है, विलफुली ब्रीच करना, दैट्स इट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो स्कैंडलाइज करना कोर्ट की इमेज को, प्रीजुडिस सेट करना। ये जो विकिपीडिया ने किया ना वो प्रीजुडिस के अंदर आता है, प्रीजुडिस करना, या फिर कोर्ट जो काम रहा है उसकी प्रोसीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सब पार्ट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ठीक है, अगर कोई कंटेम्प्ट किया हुआ है तो उसको क्या सजा हो सकती है, तो 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर 2000 फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है, मतलब कि कहाँ एक्सरसाइज होता है, तो हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 215 एक्सरसाइज करता है और सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 129 एक्सरसाइज करता है। ओके, अभी क्या ये कंटेम्प्ट हमेशा कभी भी चल सकता है? नहीं। देखो, जो भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है ना, उसके विद इन 1 ईयर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस या फिर चल जाना चाहिए, उसके बाद होता है तो ये नहीं चल सकता है। ठीक है, और इवन न्याय पंचायत में भी ये नहीं चलता है, इसकी पावर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, क्लियर। अभी ये देखो, यहाँ पे हम ये पढ़ लेना कि भाई फेयर क्रिटिसिज्म आप करते हो ना जुडिशरी का, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि आप ऐसे ही जुडिशरी को बोलते हो यार जज ने ये ठीक नहीं किया, तो दैट इज नॉट अ कंटेम्प्ट, राइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यही था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और यही हमें पढ़ना था, इससे भी पीआईक्यू आ चुका है। ओके, चलिए यही था। यस, यहाँ पे और कुछ नहीं बताया हुआ है, ऊपर से मिसिंग है एच.एन. सन्याल की रिकमेंडेशन। फिर नीचे देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ने लॉन्च किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, दो हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन यही काम किया कि जो हमारे यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन है उसको एकदम ही बढ़ा दिया। इसके हम क्रेडिट देते हैं वर्गीस कुरियन को, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, ये रहा वर्गीस कुरियन। इन्होंने ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और आगे जाके जो शुरुआती फेज में सोसाइटी एक्ट के थ्रू बना, और आगे जाके इसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन के साथ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट के यूज करते हुए। ओके, व्हाइट रिवॉल्यूशन को आपको पता है, उसमें कुछ जानने का जरूरत नहीं है, जो ऑपरेशन फ्लड के नाम से है और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के, ये अमूल जो आया ना वो व्हाइट रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। ओके, चलिए 2.0 में हम क्या बात कर रहे हैं कि क्या करना है, तो अगले 5 साल में हमारा प्रोडक्शन हमें 50% तक बढ़ा देना है। प्रोक्योरमेंट जो हम करते हैं उसको 50% तक बढ़ाएंगे। फिर नेशनल, पेन बदल लीजिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेली डेवलपमेंट बोर्ड 2.0 हम लेके आएंगे। इसके जो ऑलरेडी सेंटर सेक्टर स्कीम चल रही है उसको हम सब्ज्यूम कर देंगे इसी के अंदर, और फाइनेंशियल असिस्टेंस एसेट्रा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम और बनाएंगे, तकरीबन हमारा प्लान है कि 1 लाख जितनी बनाएं, जिससे व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 और जल्दी तरीके से हो पाए। ठीक है, नॉर्मल सब बातें हैं। ठीक है, अभी मिल्क प्रोडक्शन के बारे में देख लें, तो भाई इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की 450 ग्राम पर डे आसपास अवेलेबल है, जबकि ग्लोबली कितनी है, तो 320 ग्राम पर डे के आसपास है। तो ये ठीक है, अच्छी बात है। अदर इनिशिएटिव क्या है भाई, डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए तो हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन लेके आए हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, फिर लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एंड एट लास्ट एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इनिशिएटिव हमेशा आपको याद रखने की कोशिश करनी है
क्योंकि इधर नहीं तो उधर आपको काम आ जाएगा। बाकी ये अंदर का जो होता है ना, चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस, वो ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिस के थ्रू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके चलिए, अभी बड़ी न्यूज सारी हो गई है, हम शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। अभी ना शॉर्ट न्यूज में आप सबसे पहले यही देख लो, अमोक एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ओके, अभी ये क्या है उसी को देख लो तो ये आपको पता चल जाएगा। कहाँ पे था, ये रहा, देखो। ये ना गर्म, जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना वो वार्म वाटर है, और जो ब्लू लाइन दिख रही है ना वो कोल्ड वाटर है। ठीक है, वार्म। अभी देखो हो क्या रहा है, ये वार्म वाटर इक्वेटर वाले रीजन से होते हुए, आर्कटिक सॉरी एंटार्क्टिका वाले रीजन से होते हुए ये यूरोप वाले रीजन तक पहुंचता है, गर्म पानी। और ये गर्म पानी पहुंचता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो वहां पे क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म रहता है, उसका इफेक्ट यही पड़ता है मेनली, कि वो वार्म वाटर इक्वेटर तक, सॉरी यूरोप तक ले जाता है, पोलर एरिया तक ले जाता है। और अगेन पोलर वाला ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, इक्वेटर वाले रीजन तक लेके आता है। तो यही है पूरा का पूरा सर्कुलेशन, कि पूरे अर्थ में ये पानी इधर से उधर घुमाता है, दैट्स इट। इससे थोड़ा सा बैलेंस रहता है, ठीक है, कि जो एरिया ठंडा था वहां पे अपने गर्म पानी पहुंचा दिया, जो गर्म है वहां पे अपने ठंडा पानी पहुंचा दिया, दैट्स इट, यही है। अभी पढ़ लेते हैं कायदे से क्या लिखा हुआ है। तो देखो, अमोक इज सिस्टम ऑफ ओशन करंट, यस, दैट सर्कुलेट्स वाटर विद इन द अटलांटिक ओशन, ब्रिंगिंग वार्म वाटर नॉर्थ एंड कोल्ड वाटर साउथ। यही हमने देखा। अभी समझ लीजिए, ये जो अमोक है अगर वो बंद हो जाता है तो क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, और वहां पे डिक्रीज हो जाएगी रेनफॉल ओवर यूरोप। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हीट और न्यूट्रिएंट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सिर्फ पानी नहीं ले जाएगा ना, पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी अपने आप ही बहते होंगे। अभी साइंटिस्ट ने भाई न्यूज में क्यों था, तो बोला कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना चाहिए, वरना ये अमोक खत्म हो जाएगा, और अमोक रुक गया ना तो हमारे हमें ही दिक्कत होगी उस एरियाज में। ओके चलिए, अभी बाजू में देख लो, चलो बाजू में आए हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं, तो ग्लासगो में होने वाले हैं। न्यूज में क्यों था, तो इसके बहुत सारे स्पोर्ट्स निकल गए हैं, सिर्फ 10 ही स्पोर्ट्स रहे हैं इस कॉमनवेल्थ के अंदर। कौन कौन से निकल गए हैं, तो भाई बैडमिंटन गया, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, ये सारे के सारे चले गए। इससे नुकसान किस होगा, सबसे ज्यादा हमें नुकसान होगा, क्योंकि लास्ट जब 2022 में हुआ था ये कॉमनवेल्थ, तब सबसे ज्यादा हम मेडल कहाँ पे लेके आए थे, 61 हम मेडल जीते थे, उसमें से 30 हम इसी स्पोर्ट्स में से लेके आए थे। और अगर ये स्पोर्ट्स नहीं होंगे तो हमारी मेडल टैली में इफेक्ट आएगी ही आएगी, ठीक है। बट हालांकि क्या हो सकता है, अभी जो है वो है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देख ले तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में पहली बार हुआ था, फिर हर 4 साल में ये होता रहता है। इंडिया ने 2010 में इसको होस्ट किया था। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो भाई बेस्ट वाटर पॉलिसीज जो यूज करता है, बेस्ट वाटर प्रैक्टिसेस करता है, वाटर को कंजर्व करता है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाता है, उसको ये अवार्ड्स दिया जाता है। कौन देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है। ओके, किन किन कैटेगरीज में मिल सकता है, तो भाई बेस्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, अर्बन लोकल बॉडी, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा सब में मिल सकता है, ठीक है। अभी के लिए बेस्ट स्टेट कौन सा है ये वाटर अवार्ड जीतने वाला, तो ओडिशा है। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कौन सी है, तो सूरत है, गुजरात की। ओके, फिर है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। तो भाई ये डेटा आप याद रख लेना, कहीं पे काम आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब डिपेंड करता है, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने ये बोला है, जो ब्रिक्स नेशन है ना, ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन से आते हैं, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स टोटल बनते हैं। फिर नए यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट एक्सेट्रा, ये सारे मेंबर्स ब्रिक्स कंट्रीज अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना वो बहुत अच्छे के तरीके से बढ़ा रहे हैं। और बाई 2030 जो अभी है ना उसका ट्रिपल कैपेसिटी तक ये पहुंच जाएंगे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। और बाई ये जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं ना वो हाफ हो जाएंगे, मतलब उसकी कैपेसिटी आधी हो जाएगी और रिन्यूएबल की बढ़ जाएगी, दैट्स इट, यही बोला है। इन शॉर्ट हम कहाँ पे काम ले सकते हैं, तो एनवायरनमेंट के चलते ब्रिक्स नेशन अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर इंडिया भी अच्छा काम कर रहा है, आप उसमें भी ले सकते हो। कि रिसेंटली ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने ये बोला कि इंडिया जो कि ब्रिक्स कंट्रीज का पार्ट है उसकी कैपेसिटी ट्रिपल हो जाएगी बाई 2030, और फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। तो इंडिया की 4th न्यूक्लियर सबमरीन अभी अभी हमने टेस्ट की है, लॉन्च की है। ओके, हमारे पास अभी के लिए 4 हैं न्यूक्लियर सबमरीन। एक अरिहंत, फिर अरिघात, फिर अरिधमन, और एक है हमारी S1 मतलब चक्रा, INS चक्र, ठीक है।
ये जो S4 है अभी हमने लॉन्च किया है, ये अरिद्रमन, ये 75% कंपोनेंट इसके कंटेंट इंडिजीनियस है, इंडिया का है, और ये इक्विप्ड है विथ के फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है बहुत ही पावरफुल होती है, कुछ ही कंट्रीज के पास है, जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और इंडिया। इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन कर दूं, ये SSBN को। सबसे पहला है न्यूक्लियर पावर्ड, तो मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, और बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती है, दैट्स इट, ठीक है। इसीलिए है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। कंफ्यूज मत होना खामखा, कुछ नहीं है। फिर है पार बॉइल्ड राइस, मतलब भाई आधे भिगोए हुए, आधे बॉईल किए हुए राइस। पार बॉइल्ड वही होता है कि आधा बॉईल कर लेना, पूरी तरीके से नहीं। इट रिफर्स टू राइस दैट हैज बीन पार्शियली बॉइल्ड एट द पैडी स्टेज एंड इट्स इनएडिबल हस्क और बिफोर मिलिंग। इनएडिबल हस्क या बिफोर मिलिंग मतलब क्या बोल रहे हैं? मिलिंग क्या होता है कि किसी का फ्लोर बना देना, या फिर उसको, उसका जो भी कचरा है उसके साफ कर लेना, एसेट्रा, इसको मिलिंग बोलते हैं। तो ये करने से पहले ही उसको आप पार बॉईल कर दो, इट इज पार बॉइल्ड राइस, ठीक है। वेस्ट बंगाल ओडिशा के अंदर इसको मिनिकेट भी बोला जाता है, ठीक है। मेजर 3 स्टेप होते हैं, या तो आप सोक कर दीजिए, या स्टीम कर दीजिए, या फिर ड्राई कर दीजिए, सबसे हो सकता है, ठीक है। फायदा क्या होता है? ये यील्ड बढ़ा देता है राइस की, ये प्रिवेंट करता है इंसेक्ट्स को, ये विटामिन डी का कंटेंट बढ़ाता है, और ये ब्रेन को भी हायर कर देता है इन ऑयल कंटेंट, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। सिख करतारपुर साहिब कॉरिडोर, तो भाई इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर है करतारपुर, और जो गुरु नानक जी थे, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, वो यहाँ पे 18 साल स्पेंड किए थे, इसीलिए ये जगह सेक्रेड मानी जाती है। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो रावी नदी के पास में पड़ती है। ग्रेट। काम का क्यों है? तो डेफिनेटली गुरु नानक जी की जगह है, तो यहाँ से बहुत सारे सिख जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं। इवन उनको एंट्री भी वीजा फ्री दी जाती है इन दिनों के दौरान, ठीक है। ये बीच में ना बंद था हमारा, बट फिर से ये एग्रीमेंट को हमने रिन्यू कर दिया है फॉर नेक्स्ट 5 years। और कब से शुरू हुआ था? मतलब ओरिजिनली साइन इन 2019 एंड वैलिड फॉर 5 years। तो देखो 5 साल हो गए ना 2024 में, इसलिए हमने इसको फिर से रिन्यू किया है, ठीक है। ये कॉरिडोर कितना बड़ा है? तो 4.5 किलोमीटर जितना बड़ा है। किसको कनेक्ट करता है? तो इंडिया के बॉर्डर एट देरा बाबा नानक टू करतारपुर कॉरिडोर इन पाकिस्तान। ग्रेट। ओके चलिए लास्ट न्यूज अभी हम देख लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो वही जो वर्किंग वुमन है उसको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी दी जाती है, वही है मैटरनिटी बेनिफिट। और न्यूज में अभी कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई आपका कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो आपकी कंपनी के साथ, आपकी फर्म के साथ, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है इफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के साथ वो कोलाइड करता है, तो यही जीतेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप भी छुट्टी नहीं ले सकते हो, और समझ लीजिए उसी वक्त अगर वो वुमन है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या उसे छुट्टी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, बिकॉज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विल प्रिवेल। ओके, कितनी छुट्टी मिलती है? सबसे पहले तो पेड लीव होती है। हाँ, आपको भले काम पे नहीं जाना है, आपका सैलरी आएगा ही आएगा। और कितने टाइम तक आएगा? 26 वीक तक आएगा। पहले ये 12 वीक था, उसको बढ़ा के हमने 26 किया। 26 वीक मतलब 6 महीने के आसपास, 6 मंथ, 182 डेज होते हैं, 6 महीने के आसपास। और किसको मिलेगी भाई? सबको मिलेगी नहीं, तो जिसके भी 2 से कम बच्चे हैं ना उसी को मिल सकती है, उससे ज्यादा को नहीं मिल सकती है, ठीक है। और हाँ, कोई अगर अडॉप्टिंग मदर है या फिर कमीशनिंग मदर है तो उनको भी 12 वीक तक को मिलती है। पहले ये 6 वीक था, उसको हमने 12 कर दिया, ठीक है। कि कोई समझ लीजिए कोई मदर है वो अडॉप्ट भी कर रही है कोई चाइल्ड, तो उनकी देखभाल तो उसे करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए भी 12 वीक तक पेड लीव मिलती है। दैट्स इट। अभी हम लास्ट देख लेते हैं। अशफाक उल्ला खान हिस्टोरिकल फिगर है, मैं तो बोलूंगा आप जितनी भी हिस्टोरिक मूवी है देख लीजिए। आपने अगर भगत सिंह मूवी देखी है तो आप इनको जानते ही होंगे, ठीक है। वैसे हिस्ट्री पढ़ी है तो भी जानते होंगे, बट ये तो कहने की बात है। रिसेंटली हमने इनको ट्रिब्यूट पे की है क्योंकि इनका बर्थ एनिवर्सरी थी। ये 900 के आसपास बॉर्न हुए थे उत्तर प्रदेश में, अलॉन्ग विथ राम प्रसाद बिस्मिल, सजेंद्र नाथ बख्शी, योगेश चंद्र चैटर्जी, सबने मिलकर HRA को फाउंड किया था। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1924। HRA का भाई मैनिफेस्टो क्या था? तो द रिवॉल्यूशनरी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाएं और ये अपने जो है ब्रिटिशर्स उनसे आज़ादी दिलवा दें, ठीक है। और किसके थ्रू मिलेगी हमें?
ऑर्गेनाइज आर्म रिवॉल्यूशन के थ्रू हमें ये आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। ये काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। कब ये हुआ था? तो 9 अगस्त 25 में हुआ था। और इन्हीं के चलते ये जब पकड़े गए थे तो इनको सजा हो गई थी, डेथ सेंटेंस दिया गया था, फांसी दी गई थी, अलॉन्ग विथ राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। और ये जो एचआरए है ना, एचआरए का ही नाम बदल के HSRA कर दिया था भगत सिंह ने इन 1928। कहाँ पे किया था? तो फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली में मैदान है जहाँ पे मैच खेलते हैं, फिरोज शाह कोटला। HSRA का मतलब क्या होता है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट, S स्टैंड फॉर सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने काम किया वो ठीक से किया है और मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड हो। दैट्स इट। और आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको दिए हैं सारे PYQ हैं, अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है आपके लिए अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो। बाकी यकीन मानिए, आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। एग्जाम आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्या किया जाए। ठीक है, सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।